नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा में हलचल एक बार फिर तेज है। सियासी सरगर्मी चरम पर है, लेकिन इस बार किसी नेता के बयानों या आरोपों की वजह से नहीं, बल्कि प्रदेश की फिजाओं में तपिश इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के अलग अलग विभागों के IDFC फर्स्ट बैंक और EU स्मॉल बैंक में जमा 666 करोड़ रुपए गबन के मामले में CBI की कार्रवाई अब और तेज और सख्त होती जा रही है। दरअसल अब 3 IAS और 1 IFS के घर पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद से ही राज्य में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। खास बात यह है कि नोएडा की एक कंपनी पर भी CBI ने छापेमारी की है। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि मामले में अब एक IAS के सरकारी गवाह बनने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि सरकारी गवाह बनने वाला IAS क्या राज खोलने वाला है। सवाल ये भी कि बैंक कर्मी, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कर्मचारियों से होते हुए लाल फीताशाही तक पहुंची जांच की आंच क्या सफेद पोशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। एक सवाल ये भी कि क्या जांच की परतें खुलने के साथ साथ तमाम अधिकारियों के चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो सरकार के 661 करोड़ रुपए के प्राइवेट बैंकों में खुर्द बुर्द होने और कई IAS के मिलीभगत होने से शेल कंपनियों, प्राइवेट फर्मों में ट्रांसफर करने के घोटाले की जांच कर रही CBI की लंबी चली रेड में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। कैसे एक डिलीवरी बॉय के जरिए सरकारी अफसरों और 2 IAS के रिश्वत के लाखों रुपए कई बार बंडल भिजवाए गए हैं। प्रदेश के 3 IAS के अलावा अब एक IFS का नाम भी सामने आने लगा है। यही नहीं, इस मामले में एक IAS को सरकारी गवाह भी बनाया जा सकता है। अब कितने सफेद पोश बेनकाब होने वाले हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश के 8 सरकारी महकमों और चंडीगढ़ के 2 विभागों के IDFC और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा 661 करोड़ के गबन मामले में प्रदेश के 3 IAS के बाद अब एक IFS का नाम भी शामिल हो गया है। इन चारों पर CBI के छापों के अलावा नोएडा की एक कंपनी पर भी CBI ने रेड की है। यानी 661 करोड़ रुपए के इस गबन और IAS की मदद से ये पैसा शेल कंपनियों और प्राइवेट फर्मों को ट्रांसफर किया गया। 3 IAS में मोहम्मद शाहीन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार हैं, जबकि IFS में नवनीत कुमार श्रीवास्तव का नाम सामने आया है। जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है। गौरतलब है कि IDFC बैंक के मैनेजर रिभव ऋषि ने एक डिलीवरी बॉय के जरिए मदद के बदले अमित दीवान और 2 IAS को 2 बार में 25-25 लाख रुपए, 2 बार 50-50 लाख और 1 बार 30 लाख रुपए के पैकेट भिजवाए हैं। इस डिलीवरी बॉय अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उससे एक नीली डायरी बरामद हुई है। बड़े मामलों में हमेशा डायरी से ही राज खोलते रहे हैं। इस सारे मामले में दिलचस्प ये है कि आरोपी एक IAS सरकारी गवाह बन सकता है, यानी ये सरकारी गवाह बनकर पूरा राज खोल देगा। इसके बदले इस आरोपी IAS को सजा में रियायत मिल सकती है। तो क्या सरकारी गवाह बनकर ये IAS सारी पोल पट्टी खोल देगा और इसके बाद तो कुछ सफेद पोशों का नाम भी सामने आ सकता है। इंतजार कीजिए। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे 2024 में इस 661 करोड़ रुपए के घोटाले की नींव रखी गई और अब 2 साल बाद ये उजागर हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसमें कई IAS अब रडार पर हैं, जिनसे सवाल जवाब का सिलसिला किया जा सकता है, सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं और निश्चित रूप से उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि एक IAS सरकारी गवाह बन सकता है। क्या राज खुलने वाला है? देखिए प्रगति, ये मामला 2026 जून चल रहा है अभी, आज 8 जून है, 2026 का साल है। दरअसल फरवरी 2026 में सबसे पब्लिक डोमेन में ये मामला आया था कि बैंकों में सरकारी पैसों का घोटाला हुआ है। फिर
जैसे जैसे मीडिया ने मैं मीडिया को श्रेय दूंगा इतने बड़े घोटाले का, और अपनी तरह के पहले घोटाले की परतें मीडिया ने उघेड़ी है। हालांकि देखिए सीबीआई अब जांच करी है, उससे पहले ईडी ने भी की जांच, उससे पहले एंटी करप्शन स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की, 3 एजेंसियां जांच कर रही है। इनकम टैक्स का भी नाम आने की बात है, अब इनकम टैक्स नहीं है इस मामले में, लेकिन सबसे पहले स्टेट विजिलेंस, हरियाणा का स्टेट विजिलेंस एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की। उसके बाद मामला बड़ा होता गया तो सीबीआई को भेजा गया। सीबीआई के दौरान ही ईडी ने भी इस मामले में जांच पड़ताल की है, लेकिन सीबीआई दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले को देख रही है। सीबीआई के जो छापेमारी हुई है, जो जांच है, बहुत तेजी से सामने आई है। आज जो इस रिपोर्ट में नए खुलासे बताए गए, अभी तक ये सामने नहीं आए थे कि नोएडा की एक कंपनी पर भी सीबीआई का छापा है। मतलब पैसा किस तरीके से कहां कहां लगाया गया। और एक कल तक ये रिपोर्ट थी कि चंडीगढ़ का सेक्टर 6 सबसे महंगा सेक्टर है, वहां इन्हीं आईएएस में जिनके नाम आ रहे हैं, जो आरोपी आईएएस है, उसने सबसे महंगे इस सेक्टर में एक कोठी 2 महीने पहले खरीदी है, और उसकी पेमेंट भी, लेन देन भी 2 महीने पहले हुआ है। उस आईएएस का इस सारे घोटाले में नाम आ रहा है, और कोठी किसी अपने रिश्तेदार के, नजदीकी रिश्तेदार के नाम करवाई गई 2 महीने पहले। यह भी सीबीआई जांच में सामने आया है। कुल मिला के 7 से 8, अभी हम जो 3 आईएएस बता रहे हैं, 3 आईएएस में मोहम्मद शाहीन जो बिजली निगमों में, बिजली महकमे में बहुत टाइम तक रहे हैं, और बिजली एक ऐसा है, करोड़ों रुपए की बिजली सरकार रोज खरीदती है जी। क्योंकि पहले बिजली हमारे यहाँ हरियाणा में पहले जनरेट की जाती थी, थर्मल पावर स्टेशन होते थे, लेकिन बनी बनाई बिजली सरकार को सस्ती पड़ती है क्योंकि कोयला बहुत महंगा हो गया, कोयले की ढुलाई है, फिर कोयले से प्रदूषण होता है। तो हरियाणा सरकार ज्यादातर बिजली कंपनियों से खरीदती है। हर रोज करोड़ों रुपए की बिजली की खरीद होती है, वो पब्लिक को बांटी जाती है, उसके बिलों से वसूली होती है। तो बिजली महकमे में सामान भी होता है कंपनियों पर यूनिट के हिसाब से। में करीब 2 साल तक रहे मोहम्मद शाहीन। अभी आजकल वो हेड है, उसमें कमिश्नर है हाउसिंग फॉर ऑल के। ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही जो तबादले हुए थे, इनको दिया गया था। तो मोहम्मद शाहीन का नाम है आईएएस में। दूसरे पंकज अग्रवाल याद हो हमें, ये जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे, उनके रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए थे। और तीसरे प्रदीप कुमार है, वो रिटायर होने वाले हैं, 2011 के ऑफिसर हैं आईएएस कैडर। 3 तो एक नया नाम देखिए आज आया है, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कई लोग इसको फॉरेन सर्विस नहीं मानते क्योंकि फॉरेन सर्विस तो वो विदेश में रही। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनका नाम बीच बीच में आया था, लेकिन आज प्रमुखता से इसका नाम दिया गया कि इनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। तो कुल शनिवार को छापेमारी 11:30 बजे दिन में शुरू हुई थी। रविवार रात तक इन आईएएस अफसरों के और अमित दीवान जो है, इनके ठिकानों पर, प्रतिष्ठानों पर, सरकारी कोठियों पर, और दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम पर 6 जगह 12-14 घंटे तक की रेड हुई है। शनिवार शुरू हुई थी, इतवार को कई जगह रात को खत्म हुई है। तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आज चर्चा ये है कि एक आईएएस भी सरकारी गवाह बन सकते हैं। सरकारी गवाह वो और परतें खोल सकते हैं, पोल खोल सकते हैं मामले की, ताकि सीबीआई की जांच गहराई तक जाए, सारी कुछ चीजें एकदम सामने आ जाए। उसमें सरकारी गवाह का मतलब ये होता है कि इसको कोई रियायत मिल सकती है, या वायदा माफी गवाह, कई तरह के कानून हैं। तो लेकिन एक आईएएस के सरकारी गवाह बनने की आजकल चर्चा शुरू हो गई है, आज से ही मामला सामने है। कुल मिला के 661 करोड़ का घोटाला। इसमें अब नई चीज ये सामने है कि चंडीगढ़ के भी, चूंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब की राजधानी है। 2 महकमों के उनके भी पैसे हैं, 8 महकमों के हरियाणा के कुल 645 थे, अब 661 करोड़ की राशि होगी है। मैं एक बात प्रगति ये कहता हूं, देखिए आईएएस का कितना रुतबा होता है। पूरे परिवार में रिश्तेदार कहते हैं कि हमारा फलाना आदमी आईएएस है, गाड़ी मिलती है, रुतबा है, अच्छी सैलरी है, नौकर चाकर, स्टाफ, गाड़ी। फिर पैसे की हवस में इन आईएएस ने जब ये काम किया, इस साजिश में शामिल हो गया, इनके दिमाग में एक बात नहीं आई कि ये मामला खुल गया तो क्या होगा। आज जब खुल गया तो देखो कितनी इंसल्ट हो रही है सामाजिक तौर पर सरकारी अमले में। तो मीडिया में लगातार खबरें आ रही है, ये हम चला रहे हैं, दूसरे लोग भी चला रहे हैं, तो सारी चीजें उघड़ कर सामने आ रही है। और एक आईएएस, अभी आपको बता दूं 7 से 8 आईएएस के नाम आ रहे हैं। ये तो 3 आए हैं सामने, 7 से 8 के भी आ रहे हैं। एक और भी आईएएस है, आरके सिंह, राजकुमार सिंह,
उनका राम कुमार सिंह है, उनका नाम, उनसे पूछताछ हुई थी जब 2 आईएएस है, लेकिन इन 3 में अभी उनका नाम नहीं है, लेकिन कुल मिला के 7 से 8 आईएएस हैं। मतलब ये मामला अभी और खुलेगा। अगर आईएएस अगर कोई सरकारी गवाह बनता है तो लगता है कोई सफेद पोश भी, उनकी भी एंट्री इस मामले में सामने आ सकती है, लिहाजा दिलचस्प हो गया मामला। बिल्कुल निश्चित रूप से महेश जी, 661 करोड़ का घोटाला, सरकारी अमले के, प्रशासनिक अमले की इज्जत के फजीयते, और अब जिस तरह से आईएएस सरकारी गवाह बन सकता है, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। क्या राज खुलेंगे ये अपनी जगह, लेकिन इसमें कई सफेद पोश के चेहरे बेनकाब होंगे। आगे कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी? देखिए, हरियाणा का सच प्रगति यह है कि इस वक्त भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। सरकार चाहे किसी भी तरह के दावे सामने रखे, लेकिन चाहे कर्मचारियों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, और इस मामले में तो आईएएस भी संलिप्त नजर आ रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि एक आईएएस किसी भी मामले की गंभीरता को समझता है, वो इस बात को बखूबी समझ सकता है कि आखिर सरकार के पैसे का इस तरीके से अगर बंदरबाट वो करेंगे, इस तरीके से अंधेर गर्दी वो करेंगे, तो कोई दिन तो वो आएगा कि जब ये मामला खुल जाएगा और सरकार के इस पैसे की जांच होगी, और तब ये आईएएस अपनी गिरेबान को, अपनी जान को कैसे बचाएंगे। मुझे हैरानी इस बात की है कि 3 आईएएस इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए कि आप सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार के पैसे को गायब कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और सरकार के पैसे की चोरी किसी दिन तो खुलेगी। 2026 में नहीं तो 2028 में खुलेगी, 29 में खुलेगी, किसी दिन तो खुलेगी। और ये ऐसा मामला है कि कोई पौधारोपण नहीं है कि गर्मी से पेड़ सूख गए और आप सारे पैसे को गबन कर लेंगे। कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि 2 साल के बाद आप उसे तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, नए किसी बिल्डिंग का डिजाइन बना देंगे, किसी पुल का डिजाइन बना देंगे, और पुराने जो सबूत है वो खत्म हो जाएंगे। ये जो एविडेंस है, ये डिजिटल एविडेंस है, ये साइबर एविडेंस है, किसी भी सूरत में आज और अगले 100 साल के बाद भी इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। कौन सा पैसा किस अकाउंट नंबर से निकाला गया, किस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किया गया, कौन सी कंपनी शेल कंपनी थी, किस कंपनी में ये पैसा ट्रांसफर किया गया, कहां से निकाला गया, और निकालने वाले लोग कौन थे। उसके बाद मुझे लगता है कि आईएएस ने खुद को इसलिए सुरक्षित मान लिया कि आपने तो पैसा कैश में लिया है, पैकेट्स में लिया है, लेकिन इस बात को इन लोगों ने भुला दिया कि जो गलत काम हो रहा है वो आपके संरक्षण में हो रहा है, जो सरकार के पैसे की चोरी हो रही है वो आपकी कलम से हो रही है, आपके संरक्षण की वजह से हो रही है। और यही मुझे लगता है कि इन्होंने पैकेट्स में डिलीवरी बॉय से, यानी कुरियर बॉय से पैसों के पैकेट्स लेकर इस बात को इस तरीके से समझ लिया कि शायद फिर कभी किसी को पता नहीं चलेगा। फिर अगर कोई पकड़ा भी गया तो कोई क्लर्क या कोई अकाउंटेंट या कोई मैनेजर पकड़ा जाएगा, आईएएस तक हाथ कौन डालेगा। लेकिन अब जो असलियत सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये जो आईएएस हैं, इनके अतीत को अगर खंगालने की कोशिश करेंगे तो जो आईएएस 50 लाख रुपए में बिक रहा है, 3 करोड़ रुपए में बिक रहा है, तो जो 3-3 हजार करोड़ रुपए की डील बतौर जो है आईएएस इन लोगों ने अलग अलग महकमों में की, बिजली महकमे जैसे बड़े महकमे ये लोग संभालते रहे, तो ऐसे में जब डील 3-3 हजार करोड़ की थी तो उसमें क्या कुछ इन लोगों ने किया होगा, उस डील को भी अब समझने की नए सिरे से जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि इनके अतीत को अगर खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ये सैकड़ों करोड़ की जो डील है वो इनके हाथ से हो रही थी, ये खुद कर रहे थे, उसमें शामिल थे। तो ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल कहाँ है कि अगर चोरी की इनकी नीयत है तो फिर बड़े से बड़ी चोरियां कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ इनके अतीत को खंगालने की जरूरत भी पड़ने वाली है, और जो प्रॉपर्टी इन लोगों की तरफ से बनाई गई है। और ऐसा नहीं है कि अभी तो एक कोठी का मामला जो है वो सामने आया है। अगर इनके पूरे अतीत को खंगालने की कोशिश की जाए और पूरे अगर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जाए तो आप देख पाएंगे कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी संपत्तियां इनकी आसानी से पाई जाएंगी। जैसे जैसे मुझे लगता है कि जांच आगे बढ़ेगी, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके प्रॉपर्टी एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स आसानी से पाए जाएंगे। तो ये जो खुलासा है ये इस बात की बानगी है कि सिर्फ सरकारी पैसे आईडीएफसी या किसी प्राइवेट बैंक के गबन का ये मामला नहीं, अगर तमाम दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी अगर जांच की जाएगी, तमाम दूसरे जो बिजली महकमे के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी बेच खरीद की जा रही है, उनकी भी अगर जांच की जाएगी तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि क्या कुछ गलत इन लोगों की तरफ से किया गया है। मुझे लगता है कि परत दर परत ये पूरा मामला खुलना चाहिए और तमाम दूसरे महकमों की जांच भी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जांच
होनी चाहिए जो उनकी कलम से की गई थी। और तमाम दूसरे आईएएस भी दूध के धुले नहीं हैं, उनके मामलों की जांच की जरूरत भी मुझे लगता है कि यहाँ पड़ने वाली है। यहाँ खजाने में बड़े चोर बैठे हैं और कितनी चोरी अब तक हो चुकी है मुझे लगता है कि सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनी जी, जिस तरह से महेश जी ने जिक्र किया कि सिर्फ ये एक महकमे की बात है, अगर हम सिर्फ एक आईएएस का जिक्र कर रहे हैं कि वो इतने राज खोल सकता है, तो निश्चित रूप से इसमें अन्य आईएएसओ की संलिप्तता भी नजर आ रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये मामला जो निकल करके आया है, ये सिर्फ अभी बैंकों का मामला निकल करके सामने आया है, और भी विभाग है उसमें भी घोटालेबाजी के अंदेशे अब निकल के आ सकते हैं सामने, उसमें भी घोटाला हो सकता है। सरकार किस तरह से विशेषता बरकरार रखेगी, क्योंकि न सिर्फ सरकार बल्कि जनता के बीच में भी जो मैसेज जा रहा है वो विश्वास और भरोसे का सवाल होने लगा है अब। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो पकड़ा जाए वो तो भ्रष्ट है, जो ना पकड़ा जाए वो ईमानदार है। तो मतलब अब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो लोग इस तरह मामलों में लिप्त होते हैं तो अफसरशाही से विश्वास उठना स्वाभाविक है। अब ये नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। भाई, इन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं था, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने आका होते हैं, सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। और इनका ये दुस्साहस देखिए, ये तो सरकारी धन के साथ हुआ है, सरकारी धन के साथ इन्होंने खेला किया है। अब जो जनता का पैसा है, यानी कि जो जनता से लिया जाता है, उसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ी स्पष्ट बात है कि अब हरियाणा में आर्म लाइसेंस कैसे बनते हैं सबको मालूम है। जो तहसीलदार हैं, वो जितने भी जिलाधीश हैं, लगभग उनकी रसोई चलाते हैं। ये पहले से परंपरा चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। भाई, इस तरह के अगर भ्रष्टाचार हैं, छोटे मोटे मामले हैं, तो वो तो जनता भी उस बात की उपेक्षा कर देती है। अब सीएलयू के मामले हैं, वो पहले चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे कितने लाख दावे किए जाते रहे हों, लेकिन सीएलयू के पीछे भी एक सब मान्यता है, मतलब जो भ्रष्टाचार को या रिश्वत को मान्यता मिल चुकी है। और लोग भी इस बात को मानते हैं कि उनको अमुक काम कराने के लिए एवज में इतने पैसे देने पड़ेंगे। आज भी जो तहसीलों में रजिस्ट्री होती है बिल्कुल सामान्य नहीं होती, सबको मालूम है, क्योंकि तय दर तय है, सबको मालूम है। तो इसलिए ये तो जो लोगों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन सरकारी धन का जिस तरह से ये दुरुपयोग हुआ है, तो ये इस मामले में भी जो पकड़ा गया अभी तक तो वही है। अब डिजिटल साक्ष्य हैं, डिजिटल साक्ष्य के आधार पर बहुत कुछ जो है गिरफ्तारियां भी होंगी, कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ और के नाम भी चल रहे हैं। ये तो सीबीआई जांच है, अगर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो तो इस मामले की तह तक जा नहीं पाता, क्योंकि अब बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी लिप्त हैं। ये मामला तो पकड़ा गया है, ये तो सरकारी अधिकारियों ने पकड़ा है, विभाग के लोगों ने पकड़ा है, बिल्कुल, तभी इस मामला प्रकाश में आया। लेकिन जो सरकार की आंतरिक व्यवस्था है, जो अंकेक्षण यानी कि जो ऑडिट व्यवस्था है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। भाई, आप एक विभाग तक क्यों सीमित रहेंगे? अब अन्य विभागों की भी जांच होंगे। नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, सबको मालूम है। सफाई ठेकों में किस तरह का खेला होता है, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो ये मतलब हम इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष नहीं दे सकते, ये तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन इस पर अंकुश लगाना, ये एक भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए चुनौती है। अब क्या आकर्षण क्या है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और ये भी एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को लोग चंदा नहीं देते थे, अगर 100 रुपए मांगे जाते थे लोग 5 रुपए देते थे, ताकि अब तो वातावरण दूसरा है। अब अगर 100 रुपए चंदा मांगा जाता है तो 1000 रुपए चंदा मिलता है जी। कारण ये कि जो सत्ता की एक चाह होती है, जो सत्ता से नजदीकियां बढ़ाने की सबकी परंपरा रहती है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे उद्योगपति हो, तो उसके लालच में, उसकी एवज में वो फेवर भी लेते हैं। तो इसलिए ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, सरकारी अन्य विभागों में, अब विजिलेंस ब्यूरो तो बना हुआ है, सरकार समय समय पर जांच भी करती है, जब कोई शिकायत आती है जांच भी होती है, कुछ जांच फर्जी भी पाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में अदालतों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। लेकिन एक बात तो बड़ी तय है कि जब बड़े अधिकारी जिनसे अपेक्षा की जाती है वो साफ सुथरा प्रशासन देंगे, जो शपथ लेते हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे तो उन्होंने सभी डीसी को और एसपी को शपथ दिलाई थी कि ना मैं खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना भ्रष्टाचार में लिप्त होऊंगा, ना कोई ऐसा काम करूंगा। लेकिन ये सब बातें दिखावटी ही साबित हुई हैं। अब लेकिन सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जनता का सहयोग भी जरूरी है। कुछ जनता के लोग अपने अनुचित कामों के लिए अधिकारियों को जो है वो रिश्वत देते हैं, उनको कुछ
अलग ढंग से प्रलोभन देते हैं, जी। क्योंकि उनको अपना काम कराना होता है और प्रलोभन में आना स्वाभाविक हो जाता है। अब जितने अधिकारी हैं, आप उनके ठाट बाट देखेंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक ये स्टेटस सिंबल बना हुआ है, लेकिन सरकार केवल अकेले सरकार के बलबूते पर ये संभव नहीं है। लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा और सरकारी अधिकारी जो हैं उन पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि आगे कोई ऐसा काम करेगा तो उसके साथ ऐसा सलूक होगा। अगर ये लोग दोषी बच जाएंगे तो फिर दूसरे लोगों का भी जो है उत्साह बढ़ेगा, वो लोग भी इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और लिप्त होंगे। तो इस मामले में कड़ाई से जो है कार्रवाई की आवश्यकता है और मामले की तह तक भी जाना चाहिए। और जो राजनीतिक लोग हैं, देखिए जहां तक सबको मालूम है किसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तो उसकी तह तक भी जाना चाहिए, उन लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऐसे जो भी मामले आए हैं जिनमें राजनेताओं की लिप्तता रही है, तो अगर वो पद पर हैं तो उनसे पद ले लिया गया है और उनको पार्टी में निष्क्रिय किया गया है। ऐसे कई लोग हैं, उनको इस समय चिन्हित करना आवश्यक नहीं है, लोग जानते हैं जिन लोगों को पदों से, सरकारी पदों से हटाया गया, क्यों हटाया गया, तो वो बात भी समझते हैं। अब पार्टी में उनकी निष्क्रियता भी है, लेकिन आने वाले लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका दायित्व और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन महेश जी, इसमें तमाम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ये सिर्फ एक आईएएस अभी सामने आया जो सरकारी गवाह बन सकता है, तमाम आईएएस अधिकारियों से और भी पूछताछ हो सकती है। ये एक पहला बैंक घोटाले का मामला है जो उजागर हुआ है, लेकिन अब सवाल तमाम विभागों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के उठने लगे हैं। अगर प्रशासनिक अमला इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त होगा तो आप बाकी लोगों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अगर बैंक ही इस तरह के घोटालों में शामिल होगा तो आप अन्य विभागों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसके अलावा जब सरकारी पैसा सुरक्षित नहीं है बैंकों में, तो आम जनता का पैसा कहां होगा? और उसके बाद अब एक सवाल यह भी आता है कि अगर बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है तो कहां पे पैसा सुरक्षित रखा जाएगा? तमाम ऐसे सवाल जिसकी वजह से अब सिर्फ जनता, न सिर्फ जांच की आंच प्रभावित होगी बल्कि जनता के मन में भी तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, साफ तौर से दो चीजें यहाँ पर अलग अलग से डिस्कस करने की जरूरत है। एक, प्राइवेट बैंकिंग या बैंकिंग कितनी सुरक्षित है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, लोगों का जो जमा धन है वो कितना सुरक्षित है। बैंक अगर इस तरीके से अपने स्तर पर ही चोरी करने लगेगा, ये तो एक अनाज की चोरी होने जैसा है कि चूहे सारा अनाज खा गए। बैंक अगर धन खा जाएगा तो फिर लोग किस तरीके से बैंकों पर भरोसा करेंगे? ये बैंकिंग प्रणाली पर सवाल है। मुझे लगता है कि आरबीआई को भी जो तमाम जो लूप होल्स है उन पर अपनी निगाह डालने की जरूरत पड़ने वाली है। आरबीआई को कुछ और नए रेगुलेशंस मुझे लगता है कि लाने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर इस तरह का घोटाला संभव हुआ तो कैसे हुआ, किसने कर दिया, और जो किए हैं, जो लोग इसके लिए गुनहगार हैं वो तो जेल की सलाखों के पीछे चले ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई घोटाला दोबारा कभी ना हो, इसको लेकर आरबीआई को अपने बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। और दूसरी जो मुझे लगता है कि जरूरत है वो हरियाणा सरकार को है कि अगर आपके पैसे की चोरी जा रही है तो आप जो खरीद कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की खरीद है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की, चाहे बिजली की खरीद की जाए, तमाम दूसरे साजो सामान की खरीद की जाए, क्या उसमें कमीशन नहीं है? क्या जो आपका पीडब्ल्यूडी महकमा है, तमाम पंचायती राज से जुड़े महकमे हैं, तमाम जो दूसरे महकमे जो बड़ा खर्च करते हैं, क्या वो कमीशनिंग सिस्टम के बिना काम कर रहे हैं? ये आम आदमी जानता है कि कितना परसेंटेज किसका है, जूनियर इंजीनियर का कितना होगा, एसडीओ का कितना होगा, एक्सिन का कितना होगा और ऊपर तक कितना आएगा। ये एक आम आदमी मुझे लगता है कि हरियाणा में इस बात की परसेंटेज की जानकारी आपको दे सकता है। तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि आप जो भी रकम डेवलपमेंट के नाम पर खर्च कर रहे हैं उसका करीब करीब 25%, 30% जेबों में जा रहा है, कमीशन के तौर पर जा रहा है? ये कमीशन लेने वाले लोग कौन है? कमीशन लेने वाले लोग कौन है, इसकी पहचान कहां सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन वो पैसा कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी संपत्ति जुटा चुकी हैं, आखिर सरकार के तमाम जो महकमे हैं इनकी जांच क्यों नहीं करते कि एक जेई ने कितना जो है अकूत दौलत इकट्ठा कर ली, एसडीओ ने कितनी कर ली, एक्सिन ने कितनी कर ली है, आपके आईपीएस के पास क्या है, आपके आईएएस के पास क्या है? जब आप उसकी संपत्ति का आकलन करते रहेंगे तो फिर ये समझना कभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि कौन से रास्ते पर आपका आईएएस चल रहा है, कौन से रास्ते पर आपका आईपीएस चल रहा है, आपका कर्मचारी कौन से रास्ते पर चल रहा है। अगर अकूत दौलत इकट्ठा हो चुकी है तो समझना कहां मुश्किल
मुश्किल है कि किस तरीके से वो दौलत इकट्ठा की गई है। मुझे लगता है कि सरकार के पैसे की चोरी है तो एक मामला, एक वानगी है। अलग अलग महकमों में आए दिन डेवलपमेंट के खर्च जो है वो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब आप उसकी देखने जांचने की कोशिश करेंगे तो दंग रह जाएंगे। इतनी खराब क्वालिटी का डेवलपमेंट और कई कई गुना ज्यादा कीमत पर जो कामकाज है वो किए जाते हैं। और जी तक नहीं रही, ये भी मैंने कई सारे मामले ऐसे देखा है जहां 3 साल के बाद उसकी जरूरत को खत्म कर दिया जाता है। पेड़ पौधे तो सूख गए, वो तो 3 महीने के बाद ही वो सबूत खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट भी कहीं पत्थर लगाया, कहीं कोई नया डेवलपमेंट किया, तो 3 महीने के बाद कोई नया प्रपोजल तैयार कर उस डेवलपमेंट को तोड़ दिया जाता है, ताकि ये सबूत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि वहां पर क्या लगा था, कितना लगा था और किस स्तर का कामकाज वहां पर किया गया था। एक नया प्रपोजल तैयार करेंगे और पुराने को तोड़ देंगे। तो ये सबूत खत्म करने का काम भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लगातार करते रहते हैं। मुझे लगता है कि बाकी जो दूसरे महकमों में बड़ी चोरी इस वक्त चल रही है हरियाणा की सरकार में, हरियाणा के खजाने में जो चोरी चल रही है, उसे रोकने की जरूरत सरकार के सामने खड़ी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो 661 करोड़ का घोटाला है, अब उसमें एक आईएएस अफसर को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि किस दिशा में जांच आगे बढ़ती है, कितने सफेदपोश बेनकाब होते हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह का प्रावधान ऐसा बनाया जाए कि अन्य विभागों में इस तरह के घटनाक्रम देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।